बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो नए जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप का आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल। छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम, ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप करेगा 11 महीने से ऊपर कुछ भी बनवा रहे हैं, अगर किसी प्रकार का लीज, क्योंकि ओनर ज्यादा प्रेफर करता है लीज एग्रीमेंट को एक्सटेंड करवाने में, तो ऐसी कंडीशन में उसको 50-50% दोनों तरफ से होता है, और 50% टेनेंट और 50% ओनर पे करता है। देखिए बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देने, और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लेवे। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही हो ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज जो बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते कि जब फाइल जमा होती है 98 की, जब फाइल आईटीआर रिटर्न प्रॉपर नहीं होती, या भरी हुई नहीं होती, या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं, या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो हाउसिंग लोन है वो रिजेक्ट होता है। बट क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा, या उसका एक सर्टेन जो कि काम उस टाइम 4 आने में हो सकता था या 20 पैसे में हो सकता था, अब वो करने के बाद में काम कभी टाइल मतलब आपका एक चीज तो कहना मानना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसकी एक तो लैंड की स्ट्रेंथ चेक कर लें, क्योंकि पॉइंट ये हो गया कि जितनी भी और साइट्स थी वो कंस्ट्रक्शन उनका साल भर के लिए डिले हो गया, तो ये एक बहुत चिंता का मैटर है। और जिनका इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई खास रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि उनको टाइम पर यूनिट भी नहीं दे पाए, और जो उनका पैसा लगा हुआ है तो वो भी ब्लॉक हो गया। जो NH8 है वो बहुत लकी रहा है हर तरीके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दिल्ली से NH8 स्टार्ट होता है तो गुड़गांव बनस्पत NCR के दूसरे एरियाज हैं, फैजाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है, NH8 पर है। और सेम यही स्थिति आज अगर आप जयपुर से जब सिटी एरिया से बाहर निकलना लोग शुरू हुए तो तब वैशाली नगर में लोग कहते थे कि वहाँ क्या बसेगा, बट आज की डेट में अगर आप वैशाली में चले जाए तो लाख रुपया गज में सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट है, और कमर्शियल तो आप भूल ही जाए कि अब आपको कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के रियल एस्टेट टॉक शो के 13वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये कोशिश रहती है कि रियल एस्टेट में आने वाली आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान करें, किसी प्रकार से आपको कहीं कोई तकलीफ ना आए। और चूंकि इस रियल एस्टेट में आपका काफी सारा पैसा लगता है, आपकी जीवन भर की मेहनत की पूंजी लगती है, तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि आपको किसी प्रकार से कहीं उस पूंजी को नुकसान ना हो, और आप हमारे थ्रू अगर किसी गाइडेंस से अगर आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिलती है तो हमारे लिए बहुत खुशी का मैटर होता है। और इस कड़ी में हम लोगों ने नवीन महेश्वरी जी को, मनीष महेश्वरी जी को आपके सामने प्रस्तुत किया था। मनीष महेश्वरी जी ने आपके 90B और नए आने वाले मास्टर प्लान के बारे में जानकारी दी थी। श्री कांकानी जी को बुलवाया था जिन्होंने आपको वाटर प्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन के पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको विशेष जानकारियां दी थी। और इसी प्रकार CA श्री यश दानी जी को हमने यहाँ पर बुलवाया था, जिन्होंने आपको अपने जीवन में अपने कंसल्टेंसी उन्होंने दी थी अपना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स और सभी चीजों की वजह से उसमें। और चूंकि रियल एस्टेट ऐसी चीज है जहां आपकी मेहनत की काफी सारी कमाई लग जाती है, लगने का डर रहता है,
तो इसमें आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है ताकि आपका उससे बचाव हो सके, किसी प्रकार से कोई आपके साथ कोई चोट ना कर सके या किसी प्रकार से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने शहर के प्रतिष्ठित वकील अधिवक्ता श्री अजय गोयल जी को हमने यहाँ पर बुलाया है। अजय गोयल जी के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आप अपना काफी सालों से इस क्षेत्र में हैं और रियल एस्टेट में काफी आपने जितनी समस्याओं के लिए आपको काफी लोग काफी जिनको भी समस्या आती है तो आप ही को याद करते हैं और आप एडवोकेसी में 1995 से कार्य कर रहे हैं। आप जिला बार एसोसिएशन में भी सदस्य रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार के अधिवक्ता है और साथ ही नगर निगम अजमेर के मानचित्र स्वीकृति के अधिकृत अभिवक्ता आप ही हैं। अजमेर में कई बड़े बैंकों के पैनल में आप शामिल हैं। इंश्योरेंस कंपनी के भी आप ही अधिवक्ता हैं, काफी इंश्योरेंस कंपनीज के। इसके अलावा अजय गोयल जी अपने सोशल वर्कर भी हैं, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, काफी पदों पर रहे हैं। 2010 में आप उनसे जुड़े थे और काफी सारे कार्य आपने किए हैं और आप लॉयंस क्लब प्रांत के जोन चेयरमैन और रीजनल चेयरमैन भी रहे हैं और आपने काफी कोरोना में भी काफी आपने कार्य किए हैं। कोरोना में आपने कोरोना वॉरियर में प्रशासन की काफी सारी मदद करी है और आप अग्रवाल समाज में भी कई संस्थाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और आपका योगदान सोशल वर्कर के रूप में भी काफी जाना जाता है और वकील के पेशे में तो आपका कोई सानी नहीं है और आप इस कार्य को पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। खासकर संपत्ति विवादों में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता संपत्ति विवादों को सुलझाने में। और किसी को भी संपत्ति विवाद होता है तो सबसे पहले नाम आता है शहर में तो अजय गोयल जी का ही आता है। और आप नगर निगम के पैनल में भी कई वर्षों से हैं। रियल एस्टेट की समस्याओं के संबंध में आपको बहुत ही जबरदस्त अनुभव है और आपका कार्यालय केसरगंज पुलिस चौकी के सामने स्थित है और मेयो कॉलेज के पीछे गणेश नगर में आपका निवास है और आपका जो टैगलाइन है, देने के भाव से समाज में प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से द्वेष उत्पन्न होता है, ये आपकी टैगलाइन रही है। और ये तो आपका परिचय हो गया। मैं आपका अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के शो में। इस शो में अजय जी हमारी ये चेष्टा रहती है कि लोगों को हम किसी प्रकार से गाइड कर सके, संपूर्ण जानकारी दे सके। होता क्या है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के अभाव में कई बार लोगों का पैसे में से रिलेटेड समस्या आ जाती है, उनकी संपत्ति का मालिकाना हक उनके से हाथ से चला जाता है। तो इस संदर्भ में आज आपकी आवश्यकता पड़ी तो आपको आज हम लोगों ने याद किया। मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है सर? अनिल जी, आपने बहुत ही मतलब अच्छे कॉज के लिए आज ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। शहर में, देश में जो भी व्यक्ति अपनी खून पसीने की कमाई से एक मकान बनाने की हर आदमी की इच्छा होती है और अगर वो किसी भी कारण से उसका मकान, उसकी जो जायदाद है वो उससे छूट जाती है, किसी भी कारण से उसके हाथों से निकल जाती है तो बहुत पीड़ादायक होता है उसके लिए और उस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाता है कई बार और वो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब होते हैं जी। इसलिए ये जो आप टॉक शो कर रहे हैं ये वाकई सराहनीय है और आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए भी बहुत आभार। मैं कोशिश करूंगा कि आपके और जो हमारे दर्शक होंगे जो प्रश्न होंगे उनका मैं ठीक रूप से जवाब दे सकूँ। वे आपने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट भारत आपने राजस्थान सरकार में भी रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग से बनाया हुआ है। इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी अचल संपत्ति बोले तो रियल एस्टेट का मतलब ही होता है अचल संपत्ति। तो जो भी अचल संपत्ति कोई व्यक्ति ट्रांसफर करता है, चाहे वो अलग अलग माध्यम होते हैं, मैं बताऊंगा कि क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, उन माध्यमों से अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। रजिस्टर अपने यहाँ सब रजिस्टर अजमेर के यहाँ होता है, अजमेर के अंदर और सब जगह अलग अलग जगह पे सब रजिस्ट्रेशन कार्यालय खुले हुए हैं और जहाँ रजिस्ट्रेशन कार्यालय नहीं है वहाँ तहसीलदार को ये व्यवस्था दी हुई है। तो वो तहसीलदार जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करता है। उनके पास एक बुक होती है, बुक के अंदर जो भी हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पेश करते हैं उसको उसकी एंट्री करता है और आज का कंप्यूटर बैक साइड में बुक संख्या जिल्द संख्या जो लिखी हुई होती है वो इसीलिए होती है। कभी आपको उस प्रॉपर्टी से संबंधित कभी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, आप उसको सर्च करना है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी वास्तव में बिकी थी या कोई ने फर्जी दस्तावेज बना के आपके सामने ले आया। तो इसलिए वहां पे एक कॉपी उसकी होती है। हम बैंकों में जब सर्च करते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन विभाग से उसकी कॉपी को और ओरिजिनल दोनों को मिलान करके देखते हैं क्या कोई चेंजेस तो नहीं है। चेंजेस नहीं होते हैं तो उसको हम मानते हैं कि वो ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो है उसमें दो काम हो जाते हैं, एक तो सरकार की इनकम भी हो जाती है जो सरकार तय करती है। जैसे आज की तारीख में मेल पर्सन के लिए 7% स्टैंप ड्यूटी
जो है वो लेती है। तो पहले 6% थी, अभी राजस्थान सरकार ने इसको बढ़ा के 7% कर दी, उस पर सरचार्ज लगा दिए हैं और 1% रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ये फीस लेने के बाद सरकार जो है रजिस्टर कर देती है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड डॉक्यूमेंट होगा। इन एविडेंस के अंदर मतलब अगर कोई विवाद हो जाता है तो एविडेंस में उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा नहीं जा सकता, कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। केवल मात्र एक वसीयत से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके अंदर में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज हर स्थिति के अंदर में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना ही चाहिए। जी, निश्चित रूप से कागज में कोई हेराफेरी हो सकती है, कोई धांधली हो सकती है, किसी प्रकार से उसमें धोखाधड़ी की जा सकती है, तो एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड हो जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। आप चेन से चेन आपका पूरा एक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट बनता है और जिससे आपके हितों की सुरक्षा होती है। आप उसका मिलान कर सकते हैं कहीं किसी बीच में किसी प्रकार से कोई ब्रेक नहीं है और जो नाम दिए हुए हैं क्या वाकई सही हैं, जो आप पेपर देख रहे हैं कहीं कूटरचित या धोखाधड़ी तो नहीं की गई है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से रजिस्ट्रार ऑफिस का कार्य अपने आप में बहुत ही बड़ा है। जरूरी है, सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्य और आज की डेट में 8.8% समथिंग उसका पूरा चार्ज रजिस्ट्रेशन फीस के बाद जो है उस पर 30% सरचार्ज है और उस पर 1% रजिस्ट्रेशन फीस है। जी, तो ये सब चीजें मिला के 8.8 समथिंग सामान्य है। और महिला के केस में 1% का रिलैक्सेशन है और एससी अगर महिला है तो उसमें 1% और रिलैक्स है। ये बहुत लोगों को ये मैं आपको जानकारी में दे दें कि अगर महिला एससी है, हाँ महिला अगर एससी है, बीपीएल है, उस परिस्थिति के अंदर जो स्टैंप ड्यूटी है वो 1% और रिड्यूस हो जाती है, मतलब 4% ही लगती है। 4% पे 30% सरचार्ज और 1% रजिस्ट्रेशन फीस, तो ऐसा फायदा मिल जाता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी से भी रजिस्ट्रेशन अगर किसी का कार्य हो सकता है तो अब उसको गाइड कर देना चाहिए कि आप करा रहे हो तो आपका 1% क्या होता है, जानकारी के अभाव में लोग पूरी स्टैंप ड्यूटी पे कर देते हैं। उसको रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो निश्चित रूप से। अच्छा, एक मेरा आपसे निवेदन है, प्रॉपर्टी खरीदने वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? दूसरी बात, उसमें अधिवक्ता का क्या रोल है सर? देखो, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें सबसे पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए कि जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू के अनुसार हम परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉपर्टी के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमें एक अधिवक्ता, जिसका आप कह रहे हैं ना अधिवक्ता, एक अधिवक्ता के माध्यम से उसको चेक करा लेना चाहिए कि उसकी चेन दस्तावेजों में क्या क्या प्रॉपर्टीज कहाँ से प्रारंभ हुई, उसके मदर डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ पर उसका ट्रांसफर हुई, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर। एक एक प्रॉपर्टी में कई बार 5-5, 6-6, 7-7 ट्रांसफर डीड्स होती हैं। उन सारी डीड्स को चेक करने का काम अधिवक्ता का होता है। वो बारीकी से चेक कर लेता है कि प्रॉपर्टी प्रारंभ में 1000 गज की थी, उसके बाद 1000 गज में से किसी ने पार्टीशन करके 500 गज, उसके 2 बच्चे उसको राइट मिला और फिर एक बच्चे ने 500 गज बेच दिया, फिर 500 में से उसके 4 बच्चे हुए, उन्होंने 125 गज बेच दिया। ऐसे वो प्रॉपर्टी क्या उस अकॉर्डिंग बराबर में बिकती हुई आ रही है नहीं आ रही है, और जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है या नहीं है। कई बार हमने देखने को ऐसा मिला है कि प्रॉपर्टी हम जब मदर डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर्टी होती है 1000 गज की, और वो व्यक्ति ने जब आगे प्रॉपर्टी चलते चलते आसपास के एरिया को वो कवर कर लेता है, एनक्रोचमेंट कर लेता है। 1300, 1400, 1500 टोटल प्रॉपर्टी को जब सर्च करते हैं ना तो 1400-1500 स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी उसने बेची हुई होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक अधिवक्ता वो बता सकता है चैन डॉक्यूमेंट्स को जांच करने के बाद कि प्रॉपर्टी वास्तव में आपकी जो आ रही है वो थ्रू राइट चैनल आ रही है नहीं आ रही है। अगर राइट चैनल नहीं होगा तो फिर आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, पोजीशन आपका हो सकता है, उस पोजीशन पे विवाद खड़े हो सकते हैं, किंतु वो क्लियर प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें चैन डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच की अधिवक्ता के माध्यम से, तो ये आप अधिवक्ता ही उसकी जांच करते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे अधिवक्ता को नॉलेज होती है इस बारे में। वैसे इसमें कुछ ये भी रहता है कि चैन डॉक्यूमेंट की इतने सालों तक की ही वैलिड है, इतने सालों की डिमांड है, 29 साल है, ऐसा कुछ एक क्लॉज मैंने सुना। बिल्कुल, इसमें क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम हमारा बना हुआ है जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके अंदर साफ रूल पे लिख रखा है कि 30 इयर्स तक अगर किसी प्रॉपर्टी पर 30 साल तक के डॉक्यूमेंट्स की अगर चैन की जांच करते हैं, 30 साल तक अगर किसी व्यक्ति का उस पर मालिकाना चला आ रहा है, काबिज चला आ रहा है, तो उसको इवन सरकार, इवन प्राइवेट आदमी और इवन सरकार भी उसको मतलब उससे डिस्पोजिशन नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी से। अगर प्राइवेट व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी पे, अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी पे अगर 12 साल से अधिक समय से अगर हमारा पोजीशन चला आ रहा है, उसके चैन डॉक्यूमेंट लगातार चले आ रहे हैं, तो 12 साल का टाइटल अगर क्लियर है तो उससे पहले के टाइटल का कोई व्यक्ति आके हमें 12 साल बाद कहता है, 13 साल बाद कहता है कि भाई इस प्रॉपर्टी में मेरा राइट है, तो वो उसका राइट जो है वो
वो साबित नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट ये लिमिटेशन एक्ट है, उसमें कहेगा कि भाई ये 12 साल के अंदर आप कहाँ सो रहे थे, कहाँ आपने काम किया था। निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, ये लोगों को नहीं पता है मालूम। और सरकारी संपत्ति अगर गवर्नमेंट की लैंड भी अगर 30 साल से अगर उस पर काबिज हो, बिल डॉक्यूमेंट आपके बिजली पानी के बिल है या कोई और भी साधन है, 30 साल से काबिज हो, तो उस प्रॉपर्टी को सरकार भी आपसे कब्जा नहीं ले सकती और पट्टा जारी करेगी। बिल्कुल, पट्टा उनको जारी करना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार ने और दूसरी सरकारों ने ये भी तय कर लिया कि भाई जो प्रॉपर्टी 1990 से पहले से काबिज है, उस प्रॉपर्टी पे वो तो कब्जा तो ले नहीं सकते। 19 से 90 मतलब 30 साल हो गए, तो 1990 से पहले जो प्रॉपर्टी पे आदमी काबिज है, उसका बिजली पानी के बिल है और भी कोई सबूत है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री सबूत है या कोई भी सबूत है, तो अब उसको पट्टे, जो वो जानते हैं कब्जा तो ले नहीं सकते, तो उसको पट्टे जारी कर दिए जाए। तो सरकार ने ये 90 भी करके जो है पट्टे जारी करना प्रारंभ कर दिए। पोजीशन के आधार पर, गवर्नमेंट लैंड है तो पोजीशन के आधार पर पट्टे जारी कर दिए। वो कार्यक्रम जो है चालू है। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे 30 साल पुराना कोई विवाद है, सपोज 50 साल पुराने में उनके कोई चेन डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लेकिन चूंकि अब 30 साल का आपने क्राइटेरिया बताया और 50 साल पुराने चेन में से कोई उसके बाद के सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, बट उस समय का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ऐसी स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, बैंक लोन देगा 30 साल। बैंक कोई भी बड़ी बैंक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा है जी, या यूको बैंक है, या सेंट्रल बैंक है, ये सारे बैंक 30 इयर्स डॉक्यूमेंट्स ही चेक कराते हैं। 30 साल के डॉक्यूमेंट्स की अगर चेन कंप्लीट है आपके पास, उससे पहले की डॉक्यूमेंट की चेन कंप्लीट नहीं है, तो बैंक वैलिड उसको एक्सेप्ट करेगा और वैलिड लोन जो है उसके ऊपर देने के लिए आगे प्रक्रिया अडॉप्ट करता है। नहीं, ये तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात बताई। वैसे मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि कभी भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो संबंधित निकाय जैसे हाउसिंग बोर्ड है, नगर निगम है, या जहां से भी आपने उसको खरीदा है, तो आप ये ना समझे कि सिर्फ आपने रजिस्ट्री करा ली तो आप मालिक हो गए। आप उसका म्यूटेशन जरूर खुलवाएं, अपने नामांतरण उसका जरूर से जरूर करवाएं, अन्यथा कई लीगल आपत्ति बाद लीगल प्रॉब्लम्स आती है बाद में और देखे गए कहीं में। तो इसलिए आप ये ना समझे कि आपने रजिस्ट्री करा ली तो आप मालिक हो गए, तुरंत ही आप उसका नामांतरण अपने नाम पर करवा लीजिए। मैं आपकी बात को बीच में काटूंगा। यहाँ पे मैं आप जो नामांतरण की बात कर रहे हो कि नामांतरण की प्रॉपर्टी का होता है, मैं एक बार यहाँ भी अपने दर्शकों को बता दूं कि नामांतरण उन प्रॉपर्टी का होता है जो प्रॉपर्टी या तो 250 वर्ग मीटर से अधिक है जी, ये तो निगम में जो 250 वर्ग मीटर से अधिक है जी, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो 100 मीटर से वर्ग मीटर से अधिक है, उनका नामांतरण होता है। क्यों? क्योंकि उनको हाउस टैक्स लेना है। अदरवाइज निगम को नामांतरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके प्रॉपर्टी रजिस्टर के अंदर उन प्रॉपर्टियों को नामांतरण करता है। उससे कम अगर क्षेत्रफल की प्रॉपर्टी है तो उनका नामांतरण वो नहीं करते क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु जो प्रॉपर्टी यूआईटी से खरीदी हुई है, एडीएसी से खरीदी हुई है, नगर निगम से खरीदी हुई है, हाउसिंग बोर्ड से खरीदी हुई है, लिको से खरीदी हुई है, मतलब किसी भी सरकारी विभाग से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, चूंकि सरकारी विभाग से खरीदी हुई प्रॉपर्टी 99 ईयर लीज पर होती है सामान्यतः अपने अजमेर में जो प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर होती है, तो हम उस पर लीज मतलब किराए पर होती है। हम 99 साल के लिए उस पर किराएदार है और उसका हम लीज मनी जो है वो देते हैं। हर साल का लीज मनी फिक्स होता है जो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। और अगर हम 8 साल की एक साथ लीज मनी दे देते हैं, जैसा मनीष जी ने आपको, मनीष जी आर्किटेक्ट साहब ने पुराने आपके उसमें कार्यक्रम में बताया था, 8 साल की एक साथ पे लीज मनी हम दे देते हैं तो फिर वो एक मुश्त लीज मनी जमा मानी जाती है, ठीक है ना। और अगर अभी ऐसा नया वो बताया कि 10 साल की अगर दे दे तो पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी, उस व्यक्ति को फिर आगे लीज मतलब वो लीज खत्म हो जाती है, वो ऑनर पर्सनल ऑनर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको रजिस्टर में मेंटेन कराना जरूरी है, नामांतरण करवाना जरूरी है कि भाई अब ये प्रॉपर्टी मैं किराएदार मैं हो गया हूँ। पहले श्री मनीष जी थे, अब उसके बाद जो है मतलब पूर्ण रकम देने के बाद भी आप लीज पर है तो दैट मींस आप स्वामित्व तो कहीं ना कहीं सरकार का रहेगा ही रहेगा। उसके लिए अभी एक निकला है तो 10 साल का आप कुल 10 साल की लीज अगर आपकी एक मुश्त जमा है या 8 साल की आपकी जमा है और 2 साल की और जमा कराते हैं जी तो वो फ्री होल्ड में आ जाती है, के अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर सरकार का उससे आपको 99 साल की लीज का सारा वो खत्म हो जाएगा। उसके अंदर फिर प्रॉपर्टी का आप 100 साल बाद भी आपके पोते बड़पोते जो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि 100 साल 99 साल बाद उस प्रॉपर्टी पे जब लीज आपकी खत्म हो जाएगी तो सरकार अपनी योजना बनाएगी क्या उस प्रॉपर्टी को रखनी है नहीं रखनी है, उसकी लीज लेनी है। एक चैलेंजेबल हो जाएगा। एक अजमेर का एक छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं आपको। इस अजमेर में जो स्टेशन रोड की तरफ जो दुकान है जी 35 साल की लीज, हाँ वो 30-35 साल की लीज पर है, उनकी लीज खत्म हो गई, 90 के आसपास लीज खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर्टीज ना तो कोई आदमी इसको लीगली बेच सकता है और वो जो किराएदार जो लोग बैठे हुए हैं उनको एक घर बना रहता है, कब नगर निगम कब यूआईटी जो है वो प्रॉपर्टी में हमें डिस्प्लेस कर दे कि उनकी लीज खत्म हो गई। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, वहाँ पे इंडिया पान वाले हुआ करते थे बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने, क्लॉक टावर था, मैं ध्यान है इनकी दुकान इस तरफ हुआ करती थी
और वो उनके 35 साल की लीज खत्म होते ही, और वो चौराहे को भी चौड़ा करना था, बिना 1 रुपए का उनको कुछ मुआवजा दिए उस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करके हटा दी। तो अगर प्रॉपर्टी प्राइवेट हो जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो फिर गवर्नमेंट हटा नहीं सकती किसी भी स्थिति में। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि 99 बहुत साल ज्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है। समय निकलते हुए समय नहीं निकलता है, लगता है, तो आप अपने पोते पड़पोतों को ध्यान में रखते हो 2 साल की लीज और उस समय उनकी क्या वैल्यू होगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उस समय की वैल्यू लगा के हो सकता है गवर्नमेंट उस पर लीज मतलब आपको टाइम बढ़ा दे, एक्सटेंशन कर दे, क्योंकि उसके लिए वापस आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने पड़ेगी, वापस आपको जो है जो भी उस समय की प्रचलित राशियां जमा कराने पड़ेगी। तो आज की राशि, आज की डेट के अंदर अगर कोई व्यक्ति को 2 साल की और तो करा देना चाहिए। मेरी तो सलाह हम सब लोगों को निश्चित रूप से आप सभी लोगों से भी ये निवेदन है कि अगर गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला है, सरकार ने फ्री होल्ड वाला, तो आपको बाद की स्थितियों को, चूंकि वैसे आप हर साल आप जमा कराते रहे लीज, ये भी औचित्य सही नहीं, क्योंकि आप भले 8 साल बाद भी जाएंगे तो आपको नए सिरे से आपको उस समय एक मुश्त जमा कराना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अभी अगर फ्री होल्ड की सुविधा मिल रही है तो आप जरूर से जरूर इसका पैसा जमा कराने के लिए अप्लाई करें। अच्छा, एक चीज आपने अभी जिक्र किया अभी बीच में बात करते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी पीपी लैंड बोला जाता है या पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड बोला जाता है जी, ये क्या चीज है? इसके बारे में थोड़ा गोयल साहब थोड़ा सा जानकारी देंगे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। लोगों को ये पता है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी से पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन क्या है उनको उसके आगे कुछ जानकारी नहीं होती। जी, तो आपको मैं समझाता हूँ। अभी तो एक पर्सनल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया कि जो यूआईटी की जो प्रॉपर्टीज है उसको 10 इयर्स अगर आपने मनी जमा करा थी तो ये अभी नोटिफिकेशन नया आया है। वैसे जिस पर्सनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और अजमेर के अंदर जिस तरह की प्रॉपर्टियां हैं उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। पर्सनल प्रॉपर्टी क्या हुआ कि जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम एबोलिशन एक्ट जब प्रभाव में आया तो उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर जो खातेदार, जो कृषक थे, उनकी जमीनों के, उनके पास जो जमीनें थी, क्योंकि पूरे बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, बीघास में जमीन होती थी। अब उस 20 बीघास की जमीन के अंदर उनको अपने परिवार को पालने के लिए, अपने जो जानवर होते हैं उनको पालने के लिए, अपने खुद के रहने के लिए जगह चाहिए। तो बोले कि हमें जगह कहाँ मिलेगी? हम ये जगह है, इस जगह को तो हम यूज कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हमें एग्रीकल्चर करने के इसका वो लगान भी दे रहे हैं वो लोग, जो भी होता है वो भी जमा रिहायशी। तो उसका उन्होंने एक एक्ट निकाला, सरकार ने उसको एक्ट में संशोधन करते हुए एक्ट बनाया, जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम। उसमें ये एक्ट के अंदर ये रखा कि जो खातेदार अपनी संपूर्ण लैंड में से 5% जमीन को निजी संपत्ति घोषित करा सकता है अगर उसकी आबादी, उसके आसपास के परिवार के लोग उस संपत्ति पे बस गए। तो उसमें तहसीलदार जो है जांच करता था। एक अपने यहाँ एसडीओ के यहाँ जो है एप्लीकेशन लगती थी, एसडीओ अतिरिक्त कलेक्टर या एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगती थी, अतिरिक्त कलेक्टर एसडीएम उसमें जांच करता, मतलब तहसीलदार के द्वारा माध्यम से जांच करता था, एविडेंस होती थी। उसके बाद एविडेंस होने के बाद वो बताते कि इस लैंड पे जो है आबादी बच चुकी है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे निजी लोगों ने मकान बना लिए हैं और ये लोग कृषक लोग जो रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी को, उस कचरे भूमि को निजी संपत्ति घोषित करने का आदेश एसडीएम अतिरिक्त कलेक्टर कर देता था। और वो जो अतिरिक्त कलेक्टर जो निजी संपत्ति घोषित कर देता था उस भूमि पे लगान देना नहीं पड़ता था। ओके, और लगान नहीं देना पड़ता था तो वो उसकी निजी संपत्ति हो गई। निजी संपत्ति का वो चाहे जैसे उसका उपयोग करे, ठीक है ना। अब उस समय हमारे अजमेर के अंदर ऐसी सैकड़ों बीघा जमीन है जी, तो उस सैकड़ों बीघा जमीन को जो है वो निजी संपत्ति घोषित उन आदेश के द्वारा की हुई है। नगर निगम के हम जब नक्शे बनाते हैं, नक्शे बनाने के लिए जो मानचित्र स्वीकृति के लिए हम स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो हमारे पास ऐसी अनेक, जैसे थोक माल्यान है, थोक तेलियान है, अभी कई पीपी डिक्लेयर्ड है, कई सारी प्रॉपर्टी हमारी पीपी डिक्लेयर्ड आती है। उन पीपी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को नगर सुधार न्यास, जो अपने यहाँ कर्मजन ऑफिसर है, अधिकारी हैं, आईडीए, वो भी कन्वर्ट नहीं करती है, उसकी 90B नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो जमीन तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। जब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई तो वो सरकार के अंदर सरकार उसको अब ले नहीं सकती अपने में जी, सिवाय चेक नहीं कर सकती उसको, ठीक है ना, अपने में दर्ज नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी निजी संपत्ति पे अगर कोई कॉलोनी काट रहा है, कोई प्लॉटिंग कर रहा है, तो प्लॉटिंग करने के बाद वो किसी और को बेच रहा है। एक मैं आपसे जानकारी चाहता था, एक किसी के पास 500 गज का एडीए का प्लॉट है जी, और एक किसी के पास 500 गज का
पीपी डिक्लेयर्ड है। जी जी जी। तो पीपी डिक्लेयर्ड वाले को एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है उसमें? मैं ये कह रहा हूँ पीपी डिक्लेयर्ड वाले को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अपनी प्रॉपर्टीज को चाहे जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करे केवल नगर निगम से नक्शा स्वीकृत, उसको सेटबैक तो जो नगर निगम का जो सिस्टम है उसको करवाना पड़ेगा कि सेटबैक का जो विधि है वो ये है कि हम एक अच्छी तरीके से अपना नगर बसाएं, कि हम रोड के ऊपर इतना सेटबैक छोड़ें ताकि कमर्शियल कराते वक्त उसमें दो तरह के लॉ हैं। अभी एक लॉ तो मेरे पढ़ने में आया था ऐसा कि अगर निजी संपत्ति है तो केवल आपको कन्वर्जन कराने की आवश्यकता नहीं है। यस, वही मैं जानना चाह रहा था, मैं आपको वही समझा। हाँ, उसमें कन्वर्जन कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे नक्शा पास करवाएं, उसके जो भी शुल्क है वो जमा करवाएं, वो निजी संपत्ति के अंदर यहाँ तक था। और इवन यहाँ पे अगर आपने जो आप पूछा कि एडीए की 500 गज का प्रॉपर्टी है और वो रेजिडेंशियल है, तो रेजिडेंशियल के लिए फिर वो कन्वर्जन कराने के बिना, चूंकि अजमेर में मैंने देखा है कि अधिकतर पीपी लैंड है वो 80 फुट रोड है, उससे ज्यादा पर बहुत सारे लैंड है। आदर्श नगर में हम जाते हैं, वहां पर पेट्रोल पंप के आसपास देखते हैं, वैशाली नगर में हम देखते हैं, शास्त्री नगर मेन रोड पर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड एरियाज हैं और बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। और जो पीपी डिक्लेयर्ड है तो उसमें आराम से आप नक्शा पास करा के उसको नहीं, मगर आपकी जो मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि पीपी डिक्लेयर्ड पे आप नक्शा तो पास करा सकते हैं कमर्शियल, किंतु गुलाब चंद कोठारी वाला जो भी मुकदमा हुआ जी राजस्थान सरकार जी बनाम राजस्थान सरकार वाला हुआ, उसमें ये गाइडलाइंस जारी की गई कि मास्टर प्लान में जो यूज है आप उस यूज के अनुसार क्योंकि अगर शास्त्री नगर रोड पर कोई पीपी डिक्लेयर प्रॉपर्टी है किंतु मास्टर प्लान में उसको रेजिडेंशियल बता रखा है तो वहां पे आप कमर्शियल एप्लीकेबल है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि कोई आदमी मेरी पीपी डिक्लेयर प्रॉपर्टी है और मैं कमर्शियल बना लूं तो उसको पहले मास्टर प्लान अपने आर्किटेक्ट महोदय के माध्यम से देखना पड़ेगा कि वो मास्टर प्लान में कमर्शियल है या नहीं है। अगर वो कमर्शियल है तो निश्चित रूप से उसे कमर्शियल नक्शा पास कराने की फाइल लगा देना चाहिए और फिर नगर निगम जो प्रोसेस करके उसका नक्शा पास करती है, जो सेटबैक है वो नियमित छोड़ना चाहिए। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था, नियमन किन किन संपत्तियों का हो सकता है, ये थोड़ा सा? हाँ, नियमन किन संपत्तियों का हो सकता है। नियमन के लिए जैसे मैंने एक तो बताया कि जो 1990 से पहले सरकारी लैंड भी अगर आवाज की हुई है, मतलब किसी आदमी पोजीशन में है, तो उन प्रॉपर्टीज का भी नियमन हो सकता है। जी जी। फिर नियमन होता है कि जो खातेदारी की जमीनों पे आबादी बस चुकी है, जहाँ पे लोग मकान बना के रहने लगे हैं बिना नियमन करवाए, लोगों ने क्या करा कि पर्सनल कॉलोनियां काट ली और कॉलोनी काटने की आवश्यकता के अनुसार खुद के परिवार के लोग या दूसरों को प्रॉपर्टी बेच दी। और उसमें मान लो 10 बीघा का एक खेत है, 10 बीघा के खेत में से अगर वो उसका जो अप्रोक्स यूजेबल एरिया है उसमें तो 30-40% वो अगर रेजिडेंशियल यूज में आने लगा है, बाकी एरिया भी यूज नहीं आ रहा, तो उस स्थिति में उनमें से कोई भी एक जो प्रोसीजर है वो एडीए के अंदर एक एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई हमारी लैंड पे हम नियमन कराना चाहते हैं, तो एडीए के अधिकारी उस खसरे नंबर की जांच करेंगे। जांच करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाने के बाद वो देखेंगे वहाँ पर 30-40% अब आबादी बस चुकी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर होना संभव नहीं है, तो फिर उसको जो 90A है, आजकल तो पहले 90B हुआ करता था, 90A एक्ट के तहत विकास अधिनियम के तहत लेआउट बनाएंगे। लेआउट बनाने के सड़कें वगैरह जो भी है वो सब बनाएंगे। उसके अनुसार अगर मान लो आपका रोड 15 फीट का अगर बना हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी 15 फीट का बना हुआ है, तो वो आपको ये कहेंगे कि इसको 30 फीट छोड़ना है, तो आप अपने मकान को कम करें। 250 गज का था आपका, तो आप बोले 200 गज का ही आपका नियमन करेंगे, बाकी वो 30 फीट का रोड रखते हुए उसको नियमन कर देंगे, पट्टा जारी कर देंगे 99 साल की, क्योंकि प्रॉपर्टी राज्य सरकार की थी और वो खातेदार था, जो भी व्यक्ति था वो खातेदार था, वो मालिक तो नहीं था, वो भी लगान के ऊपर अपनी खेती कर रहा था। अब उसने खेती करते हुए अपने राइट्स को रखते हुए उसने प्रॉपर्टी को सेल कर दी, तो मालिक तो अपनी सरकार ही है। जी। तो सरकार ने ऐसे लोगों को जहाँ पे वो उन्होंने खातेदार ने प्रॉपर्टी बेच दी है, तो उनके हितों को संरक्षक रखते हुए 90A बनाया लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, और 90 के अंदर जहाँ पे आबादी हो गई है वहां पर लोगों को आवासीय पट्टे देना प्रारंभ कर दिया। और उसके लिए जो शुल्क है, हर जॉन वाइज शुल्क लगा है, वो शुल्क कोई मामूली शुल्क होती है, नमूने शुल्क होती है, सरकार वो शुल्क लेके उसको 99 ईयर के लिए पट्टे देती है। इसे अपन बोलते हैं, आपने देखा हो 90 और 90 पट्टे देखे होंगे। जी हाँ, वो पट्टे जो है वो नियमन ऐसी प्रॉपर्टीज का नियमन होता है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई किसी व्यक्ति ने अपना खातेदारी की जमीन थी, मकान बना लिया, अब उसका नियमन संभव है? जी बिल्कुल, नियमन लेआउट अगर क्षेत्र का पास हो रहा है तो उसका नियमन हो जाएगा। पर ऐसे में अगर सपोज उसने कुछ इंक्रोचमेंट किया हुआ है
कुछ उसकी संपत्ति को आगे बढ़ाया हुआ है, उस समय के हिसाब से उसको तो पता नहीं था, खातेदारी की जमीन थी तो उसने कोई सेटबैक्स का ज्यादा ध्यान नहीं रखा, तो नियमन केवल उतना ही क्षेत्र तक हुआ जितना कि लेआउट से कट ऑफ नहीं होता। अब चूंकि उसका तो बना हुआ है थोड़ा सा, तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर हटाएगा नहीं तो नहीं होगा ना। हाँ, नहीं होगा, फिर नहीं होगा। अगर वो उसको हटाएगा नहीं तो वो नियमन नहीं होगा उसका। अच्छा, पर्सनल प्रॉपर्टी का नियमन करा जरूरत नहीं है, पर पर्सनल प्रॉपर्टी का नियमन भी होता है, क्योंकि वो पर्सनल प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया ना, खातेदार की जमीन तो रही नहीं, तो सरकार की जमीन तो रही नहीं, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, तो पर्सनल प्रॉपर्टी का नियमन हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नोटिफिकेशन ईडी द्वारा जारी किया गया है। अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको नियमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ कोई नियम नहीं है कि ईडी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको नियमन करे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, उसका नियमन किस बात का। वही लोग क्या, कुछ लोग मैंने देखा ना कि एक्चुअली वो पर्सनल प्रॉपर्टी के नियमन की बातें करते हैं, तो पर्सनल प्रॉपर्टी को नियमन कराने की कतई आवश्यकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो। आप एक स्टेप आगे, बिल्कुल सही कहा जी। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था, एक सबसे ज्यादा अजमेर के लोगों की एक तकलीफ, अजमेरी नहीं, इनफैक्ट ये तो इंडिया वाइड एक तकलीफ है, SC ST की जमीन खरीदी जा सकती है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और ये इस प्रश्न के 2-3 जवाब हो सकते हैं। क्या होता है कि ST SC की जमीन जो है किस उद्देश्य से खरीदी जा रही है। जैसा एक ST SC की जो जमीनें थी, कालांतर में क्या होता था कि ST SC को संरक्षण देने के लिए कुछ मार्शल कौम होती है, कुछ बड़ी कौम होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनकी जमीनों को कुछ छोटे से पैसे के अंदर पूरी प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे, उन पे अत्याचार हुआ करते थे। तो जब ये ST SC एक्ट आया तो उस समय 68 के आसपास, जब उस समय जो टेनेंसी एक्ट है उसके अंदर भी बदलाव किए गए और एक धारा बनाई गई 42B। जी, उस धारा के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि ST SC की लैंड को किसी भी स्थिति में बिना उसका भू उपयोग परिवर्तन किए, एग्रीकल्चर लैंड को बिना किसी भी स्थिति में भू उपयोग परिवर्तन करे उसको बेच नहीं सकते। ये कानून सुप्रीम कोर्ट तक कई लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली। इवन मेरे पास तो एक केस ऐसा भी जानकारी में आया कि एक व्यक्ति ने, SC ST के व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को बैंक में मॉर्गेज रख दी थी और वो बैंक से लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक ने उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर दी। जब प्रॉपर्टी को नीलाम की तो एक स्वर्ण कास्ट के व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को खरीद ली। अब उस SC ST व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने शिकायत करी कि साहब ये प्रॉपर्टी स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति खरीद नहीं सकता, जबकि उसने बैंक से ऑक्शन में खरीदा, जबकि उसने बैंक से ऑक्शन में खरीदा, पूरा पैसे देके खरीदा, पब्लिकली ऑक्शन में हुआ था। तो हाईकोर्ट राजस्थान अपने रेवेन्यू बोर्ड में तो स्वर्ण कास्ट के पक्ष में ये ऑर्डर हुआ था, किंतु हाईकोर्ट के अंदर उसको एक्ट को समझाया गया वापस से और उसको डिस्क्राइब किया गया 42B कि किसी भी परिस्थिति के अंदर 42B लागू होने के बाद कोई स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति SC ST की एग्रीकल्चर लैंड को खरीद ही नहीं सकता है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो नीलामी के माध्यम से हो, चाहे वो निश्चित रूप से माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना होगा कि SC ST में आप किसी भी कंडीशन में देखिए, जहां पर उसने बैंक से स्ट्रेट नीलामी में खरीदा तब भी वो उसका मालिक ना बन पाया, तो ऐसी कोई जिसका लैंड यूज खेती का हो, एग्रीकल्चर हो और SC ST लैंड है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं खरीद सकते। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई फॉरेनर उसकी लैंड को खरीद सकता है क्या? नहीं, फॉरेनर को तो हमारे यहाँ अपने जो कानून है उसमें फॉरेनर को कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं। फॉरेनर मतलब जो NRI खरीद सकता है, बट वो SC ST की वो भी नहीं खरीद सकता। NRI भी ST ST की तो नहीं खरीद सकता। NRI अपने देश के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किंतु कोई विदेशी व्यक्ति, कोई फ्रांस का व्यक्ति, कोई जापान का व्यक्ति, कोई ब्रिटेन का व्यक्ति इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता है। एक जो बात आपने SC ST कही, उसमें सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि SC ST की जो शहरी प्रॉपर्टियां हैं, तो शहरी प्रॉपर्टी के अंदर वो उसकी प्लॉटिंग करके बेच देते हैं। जो खातेदारी की जमीन थी वो शहरी में आ गई तो उसकी प्लॉटिंग करके वो बेच देते हैं। तो प्लॉटिंग करके वो बेच देते हैं आवासीय बताते हुए, आवासीय शो करते हुए बेच देते हैं। तो आवासीय शो करते हुए बेच देते हैं तो वो प्रॉपर्टी जनरली उसका लैंड यूज चेंज तो नहीं होता है, बट वो ये शो करता है कि अब इसका लैंड यूज चेंज हो गया है। वो आवासीय हो गई, ये 200 गज का प्लॉट रह गया, 150 गज का प्लॉट रह गया, 250 गज का प्लॉट रह गया, तो वो आवासीय शो करते हुए उसको प्रॉपर्टी को बेच देता है। सब रजिस्टर महोदय भी क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, क्योंकि उनका बेसिक उद्देश्य है
रेवेन्यू जनरेट करना। बट उसके पीछे आप जब रजिस्ट्री जब देखोगे उसके पीछे एक वो 35 का एक नोट लगा देते हैं, 35 रजिस्ट्रेशन के नोट लगा देते हैं। उसमें लिख देते हैं कि ये SC/ST की जमीन को खरीदा जा रहा है। ये अगर कोई मतलब कॉन्सिक्वेंस हुए तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ओके, मतलब आपत्ति आती है हाँ, अगर कोई आपत्ति होती है तो सब रजिस्टर जिम्मेदार नहीं होगा, वो अपने हाथ क्लियर कर लेता है, वो तो अपनी फीस ले लेता है वो। ठीक है, अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो वो प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक बना के रह सकता है। किंतु होना क्या चाहिए, अगर SC/ST की भी लैंड है, शहर में आ गई है, तो उसको पहले नियमन कराने के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहिए SC/ST को कन्वर्ट करवाने के लिए। अब नगर सुधार न्यास कर रही है ना, ADA कर रही है ना, अभी तो सभी जगह गवर्नमेंट ADA जो कन्वर्ट करे उस प्रॉपर्टी को, कन्वर्ट करने के बाद वो रेजिडेंशियल हो जाए, उसके आराम से बेचे। कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी एक्ट में कुछ डायरेक्टर्स बना के SC की लैंड लोग ले लेते हैं और फिर डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। जी, तो थोड़ा सा भ्रांति है, ये हमारे यहाँ भ्रांति चल रही है कि आप ये चीज कंपनी एक्ट के अंदर जो है कंपनी बना के SC की जमीन को कर लो, उस पर एग्रीकल्चर खेती कर लो, प्लॉटिंग कर लो, ये कर लो, बट वो वास्तव में लीगल ही नहीं है, बिल्कुल बाढ़ है वो, उसको किया जाना वैधिक नहीं है। किंतु उसमें क्या होता है कि एक रास्ता, जब अपने यहाँ रास्ते निकालने की भी परंपरा है ना हर चीज का। अगर SC/ST है उसकी जमीन हो क्या रहा, SC/ST की जमीन जो है वो आज किसी स्वर्ण कास्ट की जमीन के पास में है। स्वर्ण कास्ट की जमीन तो बिक रही है 20 लाख रुपए बीघा, 30 लाख रुपए बीघा, 40 लाख रुपए बीघा, किंतु उसके पास में ही और उससे अच्छी लोग निश्चित रूप से इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। वो जो है वो 8 लाख 9 लाख 10 लाख से ज्यादा बीघा नहीं बिक रही है, क्योंकि कौन खरीदेगा उस जमीन को। ये इससे इनकी वैल्यू डाउन हो रही है। हितों की रक्षा तो ठीक है, लेकिन किसी समय में एक साइड वाली जमीन आपकी भले 30 फुट सड़क पर है, वो आपका 60 लाख रुपए बीघा बिकती है, और एक 40 फुट सड़क वाली 25 लाख रुपए बिकती है, सिर्फ इसलिए कि SC/ST एक्ट जो 42B है, क्योंकि वो खरीदने के लोग सीमित है ना, उस प्रॉपर्टी में लॉन हो नहीं सकता। अब वो कोई व्यक्ति SC वाला SC की खरीदेगा, ST वाला ST की खरीदेगा, तो वो खरीदने वाले लोग निश्चित रूप से अमेंडमेंट होना चाहिए कानून में, इसमें संशोधन और हितों के लिए जरूरी है, SC/ST व्यक्तियों के हितों के लिए जरूरी है कि इसके अंदर वो सरकार से मांग करें और कानून को अमेंडमेंट, लॉन्ग टर्म में उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। जी 100% उनका नुकसान। अगर वो बड़ी खेती की जमीन है जो शहर में आ गई है, तो वो उस जमीन को ठीक से सही पैसे से नहीं बेच पा रहे हैं। ये हस्तांतरण कैसे संपत्ति का, उसका थोड़ा सा बताएं। तो प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफर होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की विधियां हैं। एक तो सबसे पहले होती है सेल डीड के द्वारा। सामान्यतः अपन रोज देखते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होती है। तो कोई प्रॉपर्टी को जब खरीदता है तो उसके लिए विक्रय पत्र निष्पादित करता है जो रजिस्टर कराया जाता है। तो एक प्रॉपर्टी का सेल डीड, एक हस्तांतरण, एक होता है गिफ्ट डीड। अगर पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं है, लव एंड अफेक्शंस के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, फैमिली मेंबर्स को भी गिफ्ट कर सकता है, और इवन आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं। विदाउट ब्लड रिलेशन भी कर सकते हैं, बस स्टैम्प ड्यूटी का फर्क पड़ेगा। अगर विदाउट ब्लड रिलेशन है तो स्टैम्प ड्यूटी जो सेल पे लगती है वो लगेगी। अदरवाइज जो स्टैम्प ड्यूटी का जो रिबेट दे रखी है, जैसे ब्लड रिलेशन में है तो 2.5% दे रखी है, और अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो जो 6% अभी लग रही है वो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। उसमें पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लव एंड अफेक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तीसरा होता है एक विल के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मृत्यु से पूर्व किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो एक वसीयत लिख देता है। वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी को किसको अपनी मृत्यु के बाद देना चाहता है वो उस पर लिख देता है, और वो व्यक्ति उसको 2 गवाहों से तस्दीक करवा लेता है विल को, और 2 गवाह जो है उसके सामने उसकी मंशा को समझते हुए उसको तस्दीक कर देते हैं, और फिर वो उसकी डेथ के बाद जो व्यक्ति वसीयत करता है उसकी डेथ के बाद जिसके पक्ष में वसीयत आई है वो उसका ऑनर बन जाता है। वैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रजिस्टर्ड विल चैलेंजेबल है क्या? जी बिल्कुल, रजिस्टर्ड विल हो चाहे नोटराइज विल हो चाहे सिंपल पेपर हो, बिल का जो कानून है उसमें लिख रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आखिरी इच्छा, चाहे वो बोल के, चाहे वो लिख के, चाहे वो एक्सप्रेशंस के द्वारा, किसी 2 व्यक्ति के मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है उनकी सामने अगर वो अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा भी अगर ये बता देता है कि ये प्रॉपर्टी मैं इसको देना चाहता हूँ। अगर कोई पिता मरते समय ये कह दे कि साहब मेरा ये मकान मैं अपने इस बेटे को देना चाहता हूँ, वहाँ पे 7 जने मौजूद हैं, तो आप ये मान के चलो अगर 7 जने मिलकर गवाह देते हैं उसके पक्ष में बिल्कुल जो जेन्युइन बात होती है तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। और जहां आपने पूछा कि रजिस्टर्ड विल चैलेंज, अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्टर्ड विल भी करवा ली और एंड टाइम पर उसको लगता है अपनी मृत्यु से पूर्व लगता है कि मुझे अब ये वो जो जिस व्यक्ति के पक्ष में विल करी थी वो मेरी सेवा नहीं कर रहा है, मैं उसे प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता हूँ, तो वो उसी समय एक सिंपल पेपर पे भी या नोटराइज करके भी
उस बिल को कैंसिल कर सकता है। और ऐसा देखा गया, मैं थोड़ी सी बात काट रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, 2 बिल आ जाती है, फिर बाद में डेथ के बाद डिस्प्यूट्स होते हैं कि वो पहला वाला अपनी एक बिल लेके आता है, दूसरा वाला अपनी एक बिल लेके आता है। पहले वाले की हो सकता है कि रजिस्टर्ड और दूसरे वाले की सादा पेपर पे। बिल्कुल आप सही हो। देखो क्या होता है कंडीशन में चैलेंज क्या होता है, उस स्थिति में चैलेंज क्या होता है, चैलेंज ही होता है, मतलब ये तो कानून सब जाने जानते हैं कि जो लास्ट बिल होती है वो प्रिवेल करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जो कोर्ट में जो 2 बिल वाले होते हैं ना, वो इसी बात को चैलेंज करता है कि इसकी बिल तो सही बनी नहीं है, इसकी बिल तो जो है फर्जी है। वो उसको जो रजिस्टर्ड बिल वाला है वो उसकी बिल को चैलेंज करता है कि तब ये बिल फर्जी है, ये हमारे पिताजी है, दादाजी है, जिसमें उनके सिग्नेचर साइन नहीं है, या उनको जबरदस्ती मारपीट के करवाया है, या उनकी बिल नहीं थी, उनकी इच्छा के विरुद्ध ये करवाया है। तो ऐसी वो चैलेंज वो होता है। ऐसा नहीं है अगर उसने मान लिया कि हाँ सब ये बिल भी है और ये लास्ट वाली है, अगर उसने एडमिट कर लिया तो समझो कि वो एडमिटेड हो गया कि जो लास्ट बिल है वो ही उसकी प्रॉपर्टी की अंतिम जो बिल होती है उसी के अनुसार मालिकाना जाएगा। अच्छा, वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड। इसी से मैं एक सवाल में आपका एक निकालता हूँ, क्योंकि ये मैटर एक ऐसा है कि इसमें ये हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ा हुआ रहता है। तो एक विल होती है, विल के अलावा एक पावर ऑफ अटर्नी होती है। अब अक्सर ये देखा गया है कि मैं थोड़ा सा बीच में कर रहा हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी में अक्सर देखा गया है कि कई लोग इस प्रकार से संपत्ति क्रय करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड लिया है और साथ में फुल सेल और एक वसीयत का रहता है। क्या पावर ऑफ अटर्नी वो किसी भी टाइम कैंसिल कर सकता है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नोटरी हो? जी हमारे यहाँ क्या है, इसके पीछे अजमेर में दूसरी जगह मैंने ये कई बार देखने को मिला है कि लोग बागों के पास एक नंबर में पैसा नहीं होता। मैं वो स्पष्ट से बताऊंगा कि एक नंबर में अगर पैसा नहीं है और पैसा किसी भी माध्यम से उसके पास है तो वो प्रॉपर्टी खरीद तो लेता है और ये ध्यान में रखता है कि कभी मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा, बेच दूंगा, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी क्यों खर्च करूँ? स्टैम्प ड्यूटी 7% या अभी आपने बताया 8.8% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उसको मैं क्यों लगाऊं? तो वो क्या करता है कि पावर अटॉर्नी, वसीयत और एग्रीमेंट, जिसको अपन कच्ची रजिस्ट्री भी बोलते हैं, एक सामान्य एक लेमैन, कच्ची तो तब हुई जब नोटरी हुई। हाँ, एक लेमैन भाषा में अपन उसको कच्ची रजिस्ट्री बोलते हैं। पावर अटॉर्नी, एग्रीमेंट और वसीयत बनवा के रख लेता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो तब काम में आती है। अब आपका जो प्रश्न आता है कि वो अगर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, नोटराइज्ड है, दोनों पे क्या फर्क पड़ता है? तो पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड हो चाहे पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होती है तो एक तो एडमिसिबल एविडेंस हो जाती है, अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट के अंदर वो पढ़ी जा सकती है। अदरवाइज उसको स्टैम्प ड्यूटी, अगर विवाद होता है तो उसका जो पावर अटॉर्नी होती है नोटराइज, उसको जो है ड्यूली स्टैम्प करवाना पड़ता है। और जो रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी है वो इस बात का प्रूव होता है, वो आदमी बाद में आके ये नहीं कर सकता कि मैंने पावर अटॉर्नी नहीं करी है ना, केवल इस बात के लिए प्रूव। लेकिन वो अकेला जाके उसको कैंसिल करा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आदमी कभी भी अपनी पावर अटॉर्नी को कैंसिल करा सकता है, अपने बिल को कैंसिल करा सकता है, किंतु इकरारनामा जो एग्रीमेंट है ना उसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो इसलिए जो हम जो कच्ची रजिस्ट्री की बात कर रहे थे उसमें जो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट इस बात का प्रूव होता है कि अगर वो पावर अटॉर्नी कैंसिल कर देता है, वसीयत कैंसिल कर देता है, तो वो व्यक्ति एग्रीमेंट के आधार पर उससे प्रॉपर्टी को अपने हक में करवाने के लिए दावा करने का अधिकारी हुआ है। फुल सेल के आधार, फुल सेल में यही होती है। फुल सेल में पावर अटॉर्नी, एग्रीमेंट और वसीयत तीनों चीजें होती है। अगर जो देने वाला व्यक्ति है उसकी बाई चांस किसी भी कारण से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पावर अटॉर्नी निरस्त हो गई। एग्रीमेंट को अब वो किससे काम करेगा, वसीयत है ना, तो उस समय वसीयत काम आती है। तो वसीयत के आधार पर वो आपको मालिक बना गया, तो आप उसकी वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाते हो या फिर आपको ट्रांसफर करने के राइट्स मिल जाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी, आपका जो प्रश्न था कि मेरे तो सिर्फ एक आपत्ति है, प्रश्न नहीं है, आपत्ति है कि जब पावर रजिस्टर्ड कराते वक्त दोनों जने मौजूद थे, विटनेस मौजूद था, तो उसको कैसे राइट मिलता है कि वो अकेला जाके पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त करा दे? देखो, ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे दूसरे व्यक्ति के साइन है कुछ सालों से होने लगे हैं। वो इसलिए होने लगे कि जो पावर अटॉर्नी जिसने ली है, जिसने पावर अटॉर्नी स्वीकार की है, वो जब दूसरा डॉक्यूमेंट बनाएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से प्रूव हो जाए, एक सबूत हो जाए कि यहाँ पे ये वही व्यक्ति है जिसके पास पावर अटॉर्नी थी। उसकी फोटोज पे लगे रहते हैं, उसके साइन होते हैं मुटु तक पावर अटॉर्नी पे। जी। अदरवाइज पावर अटॉर्नी के लिए जरूरी नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के फेवर में पावर अटॉर्नी दे रहे हैं उसका फोटो लगाया जाए, उसके साइन लिए जाए। आप किसी प्रॉपर्टी की पावर अटॉर्नी मुझे दे सकते हैं बिना मेरी कंसेंट के। आप मुझे दे सकते हैं कि मैं अजय गोयल को इस प्रॉपर्टी के लिए सर्वाधिकार प्रदान करता हूं कि इस प्रॉपर्टी को मेरी तरफ से उपस्थित होके उसको सेल करें, उसको संभालें, उसको ट्रांसफर करें, जो भी है वो करने के आप अधिकार दे सकते हैं। तो ये कुछ समय से एविडेंस क्रिएट करने के लिए हम ये फोटोज लगाने लगे
इसलिए जो आपने प्रश्न कहा ना कि क्या दूसरा व्यक्ति की अनुपस्थिति के अंदर जो दोनों की सहमति से हुई है, तो सहमति कोई उसको राइट थोड़ी मिल गया। मतलब जो किसी आदमी ने पावर टर्नी दी, अपनी बर्डन, अपना दायित्व, पर ऐसी स्थिति में वो लीगली चैलेंज किया जा सकता है सिर्फ फुल सेल के आधार पर। जी जी, केवल फुल सेल के आधार, फुल सेल मतलब एग्रीमेंट के आधार पर। हाँ, एग्रीमेंट के आधार पे वो, बिल्कुल एग्रीमेंट के आधार पे चैलेंज किया सकता है। पावर टर्नी तो उसने अपना दायित्व दिया है आपको, और वो दायित्व खत्म करा, बोले मैं आपका दायित्व जो मैंने आपको दिया था वो आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे अपना दायित्व हटा देता हूँ, हटा दिया। नहीं, वैसे इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। वो नहीं, वो अपन समझ इसलिए रहे कि अपन ने पावर टर्नी को अधिकार समझ लिया। जी जी, पावर टर्नी अधिकार नहीं है आपका, पावर टर्नी केवल आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको उसके रूप में अधिकृत होकर आप उस पर काम कर रहे हो, ये है। जी। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, इकरारनामा जो अभी आप ये जिसको भी कह रहे हैं एग्रीमेंट या जैसे भी, ये कितने रुपए का कराना चाहिए? इकरारनामा अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग रहता है। कलकत्ता में तो 20 रुपए का भी रहता है। राजस्थान के अंदर इकरारनामे की स्टैंप ड्यूटी जो है 500 रुपए है। 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी, उस पर 30% सरचार्ज अभी जो लगा रखे हैं, उसका जो 50 रुपए का लगभग इस टाइम आता है। इस पे इकरारनामा नोटराइज किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का इकरारनामा। जी जी जी। किंतु अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर का इकरारनामा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का इकरारनामा है, तो हमें 2% स्टैंप ड्यूटी देके रजिस्टर कराना चाहिए। ओके, सब रजिस्ट्रार में जाएं, एग्रीमेंट बनवाएं, और एग्रीमेंट बनाने ये किसी निश्चित रूप से ये लोगों को जानकारी में नहीं होगा। बहुत लोगों को 80% लोगों को जानकारी मेरा मानना नहीं होगा कि इकरारनामा भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। रजिस्टर्ड ही कराना चाहिए। एक्चुअली रजिस्टर्ड इकरारनामे की ही वैलिडिटी है। अगर अनरजिस्टर्ड इकरारनामा है, बैंक तो एक्सेप्ट कर लेता है वैसा भी नहीं, वो केवल इस लोन के लिए। हाँ, इस भाई ये आदमी इसको प्रॉपर्टी सेल कर देगा, इस स्तर तक वो स्वीकार करता है। अदरवाइज इसकी लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब अचल संपत्ति को ट्रांसफर करना है तो उसको रजिस्टर्ड इकरारनामा होना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो उस एग्रीमेंट के अंदर, आपने पोजीशन नहीं दिया, अगर आपने पोजीशन दिया तो जो स्टैंप ड्यूटी सेल पर लगती है उतनी पूरी स्टैंप ड्यूटी उस पर आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपने एग्रीमेंट किया किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का 20 लाख रुपए में, और 5 लाख रुपए देते हुए आपने पोजीशन भी संभला दिया है, तो जब सब रजिस्ट्रार पे जाके आप इसको एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाओगे तो उस पर स्टैंप ड्यूटी पूरी 5 लाख पे जो 8.8% जो अभी अपन बता रहे हैं ना टोटल मिला के, वो पे करने पड़ेगी। ओके, अगर पोजीशन है तो बाकी अमाउंट जो भी टाइम आपने तब फिर जो भी आपने बाकी अमाउंट 8.8 देके बाकी 15 लाख रुपए बाकी रह गए। 3 महीने 6 महीने का जो टाइम दिया आपने। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या प्रॉपर्टी को डेवलप करने के हिसाब से कि भाई एक बार हम डेवलप कर लेते हैं, वहां देख लेते हैं कोई विवाद तो नहीं है, तो हम प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ले लेते हैं और वहां पर हम बाउंड्री वॉल बना के या कुछ करके देखते हैं। तो उस स्थिति के अंदर हमें रजिस्टर्ड इकरारनामा करा के पोजीशन भी लेना चाहिए, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी तो उतनी लग रही है। आप तो 20 लाख रुपए में 8.8% लगनी है, अभी 5 लाख पे दे दी, बाकी 15 लाख पे बाद में दे देना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक, तो आपको पैसा ज्यादा नहीं लग रहा है, किंतु आप सिक्योर हो जाओगे, सेफ हो जाओगे, और वो डॉक्यूमेंट पढ़ने योग्य हो जाएगा एविडेंस के अंदर, कोर्ट के अंदर। अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। अजय जी, चूंकि कुछ सवाल भी काफी सारे हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि अब चूंकि टाइम भी कम बचा है तो थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी से कर लेते हैं, है ना। एक कई बार लोग इकरारनामा करके मुकर जाते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, इकरारनामा करके मुकर जाते हैं, उसके बाद विधि कम कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, सब होता है, सारा कुछ बहुत सारे उसमें विधि क्या है कि कई बार एग्रीमेंट के बाद आदमी मुकर जाता है। जी जी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लिए तो देखो जी, आपको वकील की सहायता ही लेनी पड़ेगी, मेरे ऐसे वकील की सहायता लेनी पड़ेगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा आपको करना पड़ेगा कि आपने जो एग्रीमेंट किया था उसकी आप परफॉर्मेंस पूरी कीजिए। उसमें क्या होता है, कोर्ट में अपन दावा करते हैं कि हम पे करने को तैयार थे, बाकी अमाउंट हम देने को तैयार थे, हम हमारी जो भी शर्तें थी उस पर हम रेडी थे। ये व्यक्ति जो जिसने प्रॉपर्टी बेचनी थी उसने वो मुकर गया, तो इसमें टाइम कितना लग जाता है? देखो, समय चूंकि हमारे न्यायालय की स्थितियां थोड़ी सी काम बहुत ज्यादा है, लिटिगेशंस बहुत फैल रहे हैं, साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, बट ये तय है कि अगर सही है तो प्रॉपर्टी जो जिसके पक्ष में इकरारनामा वो जीतता है, मगर इसमें नुकसान उसको नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस व्यक्ति को नुकसान नहीं है जिस व्यक्ति के पक्ष में इकरारनामा हुआ है, क्योंकि आज मान लो कि प्रॉपर्टी की कीमत रोज लगातार बढ़ रही है, उसको पूरा पैसा तो मिला नहीं। आज मान लो कि उसने 20 लाख में एग्रीमेंट किया, समझो कोई प्रॉपर्टी की 20 लाख में एग्रीमेंट किया और 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए, और उसके बाद उसने बाकी 18 लाख रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं तो नहीं सेल कर रहा। तो वो उस व्यक्ति के पास चारा जो क्या है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करेगा। मान लो 3 साल 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल, अगर किसी भी स्थिति में मुकदमा चल गया, यहाँ से अपने आप प्रक्रिया है
पहले नीचे वाली कोर्ट में चलेगी, सेशन में कोर्ट में चलेगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगी, और कभी परिस्थितियां होती है तो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाता केस। तो अगर मान लो 20 साल 15 साल अगर लग भी गए इस प्रक्रिया के अंदर, वैसे तो प्रक्रिया बहुत फास्ट शुरू हो गई है, थोड़ा सा जल्दी डिसीजन हो जाता है, मगर बाई चांस लग भी जाता है तो आपको 20 लाख रुपए में ही प्रॉपर्टी मिलेगी। नहीं, ये तो हित की बात हो गई खरीदार के, जब तक हाँ खरीदार के, जब तक वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई होगी, आपको मात्र 20 लाख रुपए। लेकिन जो बेचारा एग्रीमेंट करके किसी कारण से कुछ शर्तों पर खरीदार मुकर गया, ऐसी स्थिति में वो तो फंस गया, सामने वाला जिसने एग्रीमेंट किया वो कैंसिल करा है, वो अपना नोटिस देगा। खरीदार अगर मुकर जाता है तो उसको उसमें टाइम होता है। खरीदार मुकरने का कहीं किसी कारण से उनकी शर्तों में जो तय की गई थी खरीदार उसको पूरा नहीं करता है, तो बेचने वाला का तो संपत्ति ना तो इसको बेच पाए ना उसको बेच पाए। नहीं, वो बिल्कुल उसकी ड्यूटी बनती है, वो एक नोटिस दे दो उसको, भैया ये शर्तें थी, आपको इतने टाइम तक पेमेंट करना था, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दीजिए, आप इतना टाइम पूरा हो गया, आप इसका पेमेंट कीजिए, और रजिस्टर्ड नोटिस जो है अधिवक्ता के माध्यम से वो भिजवावे, और मैं रजिस्ट्री कराने के तैयार हूँ, आप अपना जो अमाउंट मुझे पे कीजिए, और अपने पक्ष के अंदर जिसके भी आप चाहे। निश्चित रूप से आप अगर एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो आप कुछ भी शब्द वर्बली न रखें, सारी की सारी चीजें मेंशन करें, सब कुछ रिटर्न करें, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति कभी भी क्रिएट होती है, और लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसी वजह से पड़े हैं कि जब एग्रीमेंट हो रहा था तो उन शर्तों को प्रॉपर तरीके से उस समय लिखा नहीं गया। तो क्लियर रहनी चाहिए सारी शर्तें एग्रीमेंट में, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे खरीदार हो चाहे बेचने वाला हो, जो सारी शर्तें क्लियर मेंशन होनी चाहिए। बनता है तो कोई भाई वीरा नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर लिखित हो जाती है तो बिल्कुल लीगल तरीके 100 बोला और एक लिखा, बिल्कुल तो सारी बात आप एग्रीमेंट करें तो बिल्कुल सारे। और मैं आपसे इन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप किसी जो लीगल समझ का व्यक्ति होता है उसी के सामने ही एग्रीमेंट कराएं, क्योंकि अगर कोई अब उसमें 1500 रुपए ना बचाए, वकील को उसकी पूरी फीस दें। अगर कोई विवाद होता तो वकील लड़ेगा ना, या वो जो टाइप करने वाला व्यक्ति है वो लड़ेगा आपका केस, नहीं है ना। वो जब वो केस नहीं लड़ेगा, उसके में अगर उसने कुछ कमियां छोड़ दी तो वो सोचते ना वकील भी क्या करेगा। निश्चित रूप से छोटी सी एक शब्दों के हेर फेर से अगर उसने सिर्फ एक इतना सा लिख दिया जिसमें कि समय नहीं लिखा के, उसमें ये लिखा गया एनओसी आने पर रजिस्ट्री करा दी जाएगी, समय तो है नहीं। अब अगला एनओसी 5 साल बाद भी लाता है तो आपकी रजिस्ट्री 5 साल बाद वैलिड है। बिल्कुल वो 5 साल तक के वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। जब तक 3 महीने का समय लिखा हुआ है और उसमें तो एनओसी और साथ में लिख दिया कि एनओसी, तो शब्दों का हेरफेर है। इसलिए जो प्रॉपर वकील है उन्हीं से एग्रीमेंट टाइप करवाएं और उसी के एक बार किसी समझदार व्यक्ति को पढ़वाएं। ऐसा किसी स्थिति में कभी आपसे होता तो आप हमें भी एक बार बता सकते हैं। अच्छा, मैं एक निवेदन करूंगा, किसी मृत्यु की स्थिति में मालिकाना हक का कैसे पता चलेगा? ये बहुत एक सवाल है कि मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की और मालिकाना हक कैसे डिसाइड होगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये बड़ी भ्रांति हमारे यहाँ चलती है। मृत्यु की स्थिति में सामान्यतः हम मानते हैं कि उसकी पत्नी, पुराना जो था उसकी पत्नी उसकी मालिक हो जाती है प्रॉपर्टी की। ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने वसीयत नहीं लिखी है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वसीयत नहीं लिखी है, निर्वसीयत उसकी डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति के ना उसकी प्रॉपर्टी उसकी जो फर्स्ट शेड्यूल के जो भी लीगल हियर्स हैं उनको जाती है। फर्स्ट शेड्यूल में कौन होता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में जो व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति जेंट्स है, कोई उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी, उसकी माँ, यूजुअली लोगों को नहीं मालूम होता है, माँ भी फर्स्ट शेड्यूल की हकदार है। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो लड़के और लड़कियां हैं, सबका बराबर का होता है। इवन लड़कियों की शादी हो गई तब भी वो राइट है। हमारे यहाँ क्या होता है यूजुअली फर्स्ट राइट वाइफ का माना जाता है। ऐसा वो एक भ्रांति है। हाँ, वो भ्रांति है। माँ और पत्नी में आता है तो फर्स्ट राइट पत्नी का होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी का बराबर राइट होता है। बराबर जितना वाइफ का है उतना ही उस छोटे वाले बच्चे का है, उसकी जो बहन की शादी हो गई उसका है, और जो मदर अगर जिंदा है तो उसका है। मतलब आपका कहना है कि घर के सभी सदस्य जो सगे बिल्कुल फर्स्ट रिलेशन में आते हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल के अनुसार जो व्यक्ति हैं उन सबको लीगल बराबर का राइट उस प्रॉपर्टी में होता है। और फिर उनमें से कोई प्रॉपर्टी को किसी को रिलीज करना चाहता है, अपना हक को देना चाहता है, तो वो रिलीज कर देता है। यूजुअली बहनें अपने यहाँ हिंदू संस्कृति में सामान्यतः देखना जाता है कि बहनों की शादी हो जाती है, वो बाहर दूसरे शहर में रहती हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को रिलीज कर देती हैं। तो वो हकदार पर रजिस्टर्ड, वो जो डॉक्यूमेंट जो भी हो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू, अनरजिस्टर्ड यानी नोटराइज्ड की वैल्यू नहीं है। कोई भी काम आप कराएं तो रजिस्टर्ड कराएं। अच्छा, एक चीज में इसी मृत्यु से संबंधित जानना चाह रहा था। खैर, पहले मैं एक सवाल मेरा जानना था क्योंकि समय कम है, जो कृषि भूमि का जैसे भवन निर्माण और मानचित्र स्वीकृत हो जाता है,
नहीं, देखो जी, कृषि भूमि पर भवन निर्माण और वांछित स्वीकृत जब तक नहीं होना चाहिए, जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक कि वो आवासीय में कन्वर्ट नहीं हो जाए। किंतु क्या है कि जैसा मैं आपको बताया कि जो शहर के अंदर कृषि भूमि आ गई, लोगों ने प्लॉटिंग कर दी, प्लॉटिंग उन्होंने सड़क बना दी, और सड़क पर भी डामरीकरण भी हो गया, और लाइटें भी लग गई, और बिजली पानी के कनेक्शंस भी हो गए, और लोगों ने पाइप भी डाल दिए। चुनाव होते हैं तो चुनाव में नेता लोग आते हैं, फिर वहाँ के जो लोग मिलके ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क बना दो या पाइपलाइन डाल दो, तो नेता भी अपना लाभ देखते हुए उधर ये अपने फंड से जो है करवा देता है। तो किंतु लैंड यूज तो एग्रीकल्चर ही रहता है, और उसकी रजिस्ट्री भी इसलिए हो जाती है कि वो लैंड रेवेन्यू उनको लेनी है, तो रेवेन्यू लेने के हिसाब से वो रजिस्ट्री तो हो जाती है, प्लॉट बना के और रजिस्ट्री कर लेते हैं, और उसके ऊपर लोग मकान भी बना लेते हैं बिना नक्शा स्वीकृत कराए। चूंकि अब कृषि लैंड है, उसको नियमन अगर आप 90 हो जाती है, आपको उस कचरे की 90 हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे 90 उन्हीं प्रॉपर्टी का होता है जहाँ पे 30-40% जो है वो आबादी हो गई है। तो आबादी होगी तो आप 90 कराइए ना, प्रॉपर्टी का 90 कराने के बाद जो है उसका पट्टा लीजिए, पट्टा लेने के बाद जो है उसका नियमन नक्शा पास कराइए। अच्छा, एक तो क्या होता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि एक सामान्य नियम है कि हम भी इस बात को और नगर निगम और ये सब चीज बात को थोड़ा सा ध्यान रखती है कि भाई लोग अगर रह रहे हैं, अगर नक्शा पास करा के रह रहे हैं तो उनको रहने दो। तो कई बार क्या होता है कि अगर वो आवासीय क्षेत्र में स्थित है, मास्टर प्लान में, तो आवासीय क्षेत्र में स्थित होती है, नगर निगम भी उसका नक्शा पास करके दे देती है कि ठीक है, आप जो भी सेटबैक है उसको छोड़ते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन करके लो। और जब भी होगा तो नियमन कराना है, नियमन कराना। जी। अच्छा, एक चीज, अभी शहर में सबसे बड़ी समस्या सीजिंग की, आज कई भवन सीज हैं शहर में, इसको खुलवाने की क्या प्रक्रिया है? बड़ा भारी क्वेश्चन है आपका ये। एक्चुअली क्या ये समय कम बचा है और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, इस टॉपिक को किसी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। सही कह रहे हो आप। सीजिंग क्या होता है कि अगर किसी ने बिना नक्शा स्वीकृत करवाए या एग्रीकल्चर लैंड पर या रेजिडेंशियल लैंड पर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो नगर निगम को अधिकार होता है कि इस प्रॉपर्टी को सीज कर ले। क्योंकि या तो तोड़ दे, पहले तो तोड़ दिया करते थे, अभी थोड़ी अमेंडमेंट हुई, आप तोड़े नहीं, पहले उसको सीज कर लेना। सीज करने के बाद उस पर नियमन हो सकता हो तो नियमन करने की प्रयास करें, अगर नियमन में नहीं हो सकता है उसका किसी भी स्थिति में, तो फिर उसको डिस्मेंटल करें। तो अगर कोई प्रॉपर्टी अगर सीज हो जाती है तो पहले तो उसको सीज होने का कारण मालूम करके क्या वो नियमन योग्य है, उस पे हमें मानचित जो अपने आर्किटेक्ट हैं अजमेर में, ऐसे वरिष्ठ आर्किटेक्ट हमारे मनीष जी जो हैं, वो अच्छे से समझते हैं इस बात को, या और भी जो भी लोग हैं उनके माध्यम से इस बात को समझ के और उसका नक्शा पास कराने के लिए, नियमन कराने के लिए प्रार्थना पत्र नगर निगम में लगाना चाहिए। और अगर वहां से अगर आपका सीज गलत तरीके से एडीए या नगर निगम के द्वारा किया है, तो फिर जयपुर में जो डीएलबी है, डीएलबी के अंदर हमें अपील करने का तो ये काम आप करते हैं? जी, हम इसको भी करते हैं। मतलब किसी कारण से आपका भवन किसी का सीज हो जाता है तो लीगल डीएलबी में हम एप्लीकेशन लगा के और उस प्रॉपर्टी को खुलवाने का प्रयास करते हैं। डीएलबी जो निर्देश देती है कि भाई आपने नक्शा लगा रखा था और नक्शे को 60 डेज हो गए, आपने तो स्वीकृत किया ना स्वीकृत किया, आपने तो खारिज भी नहीं किया, तो उस प्रॉपर्टी को खोलो। बाद में देखते रहेंगे कि प्रॉपर्टी का क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है उसको साथ। वैसे अभी ऐसी स्थिति आप नहीं रहेंगे, अब चूंकि 80 फीट सड़क के ऊपर सब बोला जा रहा है, बहुत अच्छा कानून आया है। और अगर मास्टर प्लान अपना अजमेर का बन जाएगा, बिल्डिंग बायलॉज आने के बाद तो सारा चेंज हो जाएगा। एक में जानना चाह रहा था, एक सजरा होता है जो पार्षद देता है, जी, वो कई बैंक्स में काम आता है, और कई जैसे किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उसके लीगल हायर्स कौन है, उसकी हायरार्की में कौन है जो उसके हैं, तो उसको सर्टिफाई करने के लिए एक तो सक्सेशन लेटर आता है, वो तो रियल एस्टेट के लिए आता है। वो क्या है, मैं आपकी बात समझ के आ गया कि प्रॉपर्टी की कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत के, तो वो प्रॉपर्टी किनको इनहेरिट होगी, बिल्कुल किनको होगी, और उसके लिए क्या लीगल डॉक्यूमेंट लगेगा? तो बेसिकली तो उसके लिए बनता है प्रोविट सर्टिफिकेट, जो डिस्ट्रिक्ट जज देता है। जी, डिस्ट्रिक्ट जज जो है प्रोविट सर्टिफिकेट देता है। प्रॉपर्टी जो है वो किन किन किस्से में जाएगी, कहाँ जाएगी, वो प्रोविट सर्टिफिकेट उससे डिस्ट्रिक्ट जज से लाना पड़ता है। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, किंतु एक सामान्य और छोटी प्रक्रिया के तहत पे जो उस इलाके का पार्षद है, वो पार्षद उस परिवार के किसी व्यक्ति के एफिडेविट के ऊपर कि हमारे परिवार में हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद ये लोग वारिस रहे हैं, और वो सर्टिफाइड करके देते हैं। तो पार्षद उनके अनुसार वो बता देता है कि इस परिवार में ये लोग हैं। तो
क्योंकि उस पर बड़ी लंबी प्रक्रिया, उसमें पैसा भी काफी लगता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू का 3% स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो प्लस वकील फीस और समय भी काफी लगता है। तो उन सब चीजों को बचने के लिए पार्षद का जो सजरा होता है, जो बना के देता है, उसको वैलिड मान लेते हैं उसके आधार पर। पर ये लीगली वैलिड है या चैलेंजेबल है? नहीं, चैलेंजेबल, बिल्कुल चैलेंजेबल है, क्योंकि पार्षद जो होता है वो केवल आपकी जो मृत्यु जिसकी होगी उसके बच्चों के कहने पर ही, उसके जो एफिडेविट होता है उसमें साफ लिखा रहता है कि एज पर डिक्लेरेशन लिखा होता है। तो अगर लीगली कराना है तो फिर प्रॉफिट लेना पड़ता है। प्रॉफिट के लिए एक समय हो गया। एक सिवाय चक जमीन के बारे में लोगों को कंफ्यूजन है कि सिवाय चक भूमि क्या होती है, सिवाय चक के बारे में थोड़ा सा। जो जमीन खातेदारी जमीन, मैंने बताया कि सारी जमीन का मालिक सरकार थी, है ना, जो भी जितनी भी जमीन थी उसकी मालिक सरकार थी, और उस जमीन को कुछ तो नीलामी के द्वारा, कुछ आवंटन के द्वारा, कुछ 90A के द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दी। तो जो जमीन खातेदारी की जमीन थी, उन खातेदारी की जमीन के ऊपर वहां पर एग्रीकल्चर काम नहीं हो रहा था, खातेदार अपना काम नहीं कर रहा था, वो जमीन पड़त हो गई थी, मतलब किसी काम में नहीं आ रही थी। तो वो सरकार क्या करती है, उस पर लगान भी नहीं मिल रहा है, तो सरकार उस जमीन को जो है वो सिवाय चक दर्ज कर लेती। जब जो सिवाय चक यानी सरकारी भूमि दर्ज कर लेती है, और वो उसमें खातेदारी राइट खत्म हो जाता है जी। और फिर वो सरकारी जो भूमि, क्या कोई जैसे कई लोग सिवाय चक भूमि पे कब्जा करके रहते हैं, तो क्या उनका कोई वही है, वो तो केवल कब्जा होता है, पोजीशन होता है जी सिवाय चक भूमि पे। फिर अगर 30 साल तक पोजीशन रह गया उसका, और उसके बाद राइट्स के हैं और सरकार उसको नहीं हटा सकती, तो वो अपना राइट्स को जो है क्लेम कर सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल जो मेरे पास कई फोन आते हैं, ये किराएदार, अभी जो ये लॉकडाउन हुआ उसके अंदर बहुत सारे मेरे पास लोगों के फोन आते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का किराएदार किराया नहीं दे रहा है, तो मुझे राइट क्या है। मैं सभी लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, ये जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि अजमेर के किराएदार किराए पे देने वालों की सभी की समस्या है, ये पूरे इंडिया वाइड समस्या है। क्योंकि उस किराएदार के पास भी देखो किराया नहीं आया, उसने कमाई नहीं करी, तो वो किराया कहाँ से देवे, ये समस्या आ रही। किंतु लीगली वास्तव में ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसा कोई कानून नहीं है कि किराएदार किराया नहीं देवे। अगर आपके मन में हृदय में कोई ऐसा लगता है कि आप छोड़ सकते हैं, तो आप छोड़ दें, आपकी जितना छोड़ सकते हैं छोड़ दें, मगर कानूनी रूप से छोड़ना कोई कोई किराएदार ये धमकी देवे कि ये तो 10 दिन में 3 महीने व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, सोशल मीडिया के मैसेज होते हैं, ज्यादा कि वो 3 महीने लॉकडाउन था, मैं तो किराया नहीं दूंगा, तो उसका राइट खत्म हो जाता है। तो इसलिए किराएदार भी ध्यान रखें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर है तो मकान मालिक से रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि वो किराया छोड़ दे। अदरवाइज जो है वो किराया छोड़ने के लिए वो लीगली रूप से आप लोग नहीं कर सकते कि आपको प्रॉपर्टी को किराया छोड़ा जाए। निश्चित रूप से अजय जी, आज बहुत अच्छा सेशन रहा। हम लोग माफी चाहते हैं कि आपके सवाल नहीं उठा पाए, पर उसके लिए अजय जी सुबह से शाम आप 7 बजे तक उनसे, सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अजय गोयल जी का मोबाइल नंबर अजय जी आपका? जी, मेरा मोबाइल नंबर 9829071746 और एक और है 9672081111। मेरा कार्यालय पुलिस चौकी केसरगंज के सामने है, फर्स्ट फ्लोर पे, और अभी कोरोना टाइम के अंदर कार्यालय बंद है। हम अपने निवास स्थान से ही लोगों को सलाह दे रहे हैं, और मोबाइल पे भी आप निःशुल्क मेरे जो मोबाइल नंबर पर आपकी कोई लीगल अभी आपका अस्थायी कार्यालय मेयो कॉलेज के पीछे है, गणेश नगर राजस्थान है, 5 गणेश नगर बिहाइंड मेयो कॉलेज। अगर आपको कोई आवश्यकता है टेलीफोनिक भी आप मेरे से निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। निश्चित रूप से संपत्ति का मैटर है तो कहीं ना कहीं वाद विवाद तो उत्पन्न होंगे ही। ऐसा कई इस आज के शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अनिल आसनानी, ajmerproperty.com से। अगर आपको रियल एस्टेट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप किसी भी समय मेरे नंबर 9462101010 101010 को कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और अजय जी वाकई अजमेर के एक नंबर के अधिवक्ता हैं, जो नंबर 1 जिसे कहा जा सकता है। आप उनसे किसी प्रकार के संपत्ति से कोई लीगल आप उनसे कोई एडवाइस लेना चाहें तो आप जब भी चाहें आप उनके मोबाइल नंबर पर किसी भी विषय पे ले सकते हैं। संपत्ति पे विशेष महारत है, और वैसे किसी भी विषय पे कोई पारिवारिक विवाद हो, कोई और भी कोई विवाद हो, किसी भी विषय पे आप मुझसे निःशुल्क जो है मोबाइल पे सलाह ले सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और जब भी बाहर निकलें अपने घर से तो मास्क का उपयोग जरूर से करें, और यही मास्क जब तक आपका वैक्सीन नहीं आ जाता हम लोगों की सुरक्षा करेगा, और जितने हम लोग सुरक्षित रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
और बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकल छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप करेगा 11 महीने से ऊपर कुछ भी बनवा रहे हैं, अगर किसी प्रकार का लीज, क्योंकि ओनर ज्यादा प्रेफर करता है लीज एग्रीमेंट को एक्सटेंड करवाने में, तो ऐसी कंडीशन में उसको 50-50% दोनों तरफ से होता है, और 50% टेनेंट और 50% ओनर पे करता है। देखिए बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देवे, और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लेवे। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही हो ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज जो बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते हुए जब फाइल जमा होती है 98 की, जब फाइल आईटीआर रिटर्न, क्योंकि आईटीआर रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी हुई नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक उसको कंसिडर नहीं करते हैं, या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो हाउसिंग लोन है वो रिजेक्ट होता है। बट क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा, या उसका एक सर्टेन जो कि काम उस टाइम 4 आने में हो सकता था या 20 पैसे में हो सकता था, अब वो करने के बाद में काम कभी टाइल मतलब आपका एक चीज तो कहना मालूम पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसकी एक तो लैंड की स्ट्रेंथ चेक कर लें, क्योंकि पॉइंट ये हो गया कि जितनी भी और साइट्स थी वो कंस्ट्रक्शन उनका साल भर के लिए डिले हो गया, तो ये एक बहुत चिंता का मैटर है। और जिनका इंटरेस्ट पे पैसा दिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सभी खास रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि उनको टाइम पर यूनिट भी नहीं दे पाए, और जो उनका पैसा लगा हुआ है तो वो भी ब्लॉक हो गया। जो NH8 है वो बहुत लकी रहा है हर तरीके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दिल्ली से NH8 स्टार्ट होता है तो गुड़गांव बनस्पत NCR के दूसरे एरियाज हैं, फैजाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है, NH8 पर है। और सेम यही स्थिति आज अगर आप जयपुर से जब सिटी एरिया से बाहर निकलना लोग शुरू हुए तो तब वैशाली नगर में लोग कहते थे कि वहाँ क्या बसेगा, बट आज की डेट में अगर आप वैशाली में चले जाए तो लाख रुपया गज में से रेजिडेंशियल प्लॉट है, और कमर्शियल तो आप भूल ही जाए कि अब आपको कुछ मिलेगा।